जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का ढेर सारा आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अंकित बंसल आपके साथ डिस्कस कर रहा था प्रस्तावना प्रेम्बल उद्देशिका को, जिस उद्देशिका के बारे में मैंने अपनी आखिरी अंतिम क्लास में बताया था, जिसका वर्णन मैंने किया कि शक्ति का स्रोत शासन, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। हमने कहा कि प्रस्तावना में वर्णित एक शब्द हम भारत के लोग। उसके बाद मैंने बताया कि इसका स्वरूप, इसकी प्रकृति, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का नेचर कैसा होगा। तो मैंने बताया कि प्रस्तावना बताती है कि हमारा शासन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र होगा, गणराज्य होगा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि पर्पस ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो शासन है उसका उद्देश्य क्या होने चाहिए, वो भी हमारी प्रस्तावना हमारी उद्देश्य का बताती है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर स्वतंत्रता, विचार की अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की उपासना की, समानता, अवसर की और प्रतिष्ठा की, बंधुता, भाईचारे की बात करती है प्रस्तावना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये सब बातें मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। अब इन सब बिंदुओं को एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो मेरी इससे पहली वाली क्लास जरूर देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है यार, थोड़ा मत कीजिए। तो बात है बेटा संविधान की शक्ति का स्रोत या शासन का स्रोत। संविधान या शासन की शक्ति का स्रोत, संविधान या शासन की शक्ति का स्रोत। तो संविधान या शासन की शक्ति का जो स्रोत है, सोर्स ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर है, अथॉरिटी का, वो है जनता। क्या है शक्ति का स्रोत? क्या है दोस्त? शक्ति का स्रोत है जनता। क्या है? जनता है। क्यों है? इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा संविधान जो आरंभ होता है वो होता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग से संविधान प्रारंभ होता है, इसलिए संविधान और शासन की शक्ति का स्रोत जो है वो क्या है? जनता है। तो मैं कह सकता हूं भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो लोक प्रभुता, पॉपुलर सॉवरिटी को जन्म देती है, मान्यता देती है। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं भारतीय, ध्यान से समझिएगा मैं कहां से इसको इंटरकनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोक प्रभुता को मान्यता देती है, पॉपुलर सॉवरिटी को मान्यता देती है। और इसके मतलब को समझाऊंगा, मायने को समझाऊंगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोक प्रभुता को मान्यता देती है। और लोक प्रभुता का अर्थ क्या है? लोक प्रभुता का अर्थ क्या है? इसके मायने क्या है? लोक प्रभुता, अगर इसको डिफाइन करूं तो लोक माने लोग, मालिक, जनता। लोक माने क्या हो गया? लोग। और प्रभुता का मतलब आप जानते हैं, मालिक। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसको मालिक बताती है? जनता को मालिक बताती है। क्या कहती है? जनता ही क्या है? मालिक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं आपके अंदर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लोक प्रभुता को मान्यता देती है। और किस तरीके से देती है? लोक प्रभुता का अर्थ है लोक माने लोग और प्रभुता माने मालिक, जनता ही मालिक। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोक प्रभुता जो है वो रूसों की देन है। यानी कि ये अवधारणा किसकी है? रूसों की। लोक प्रभुता किसकी अवधारणा है? लोक प्रभुता रूसों की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? और रूसो कौन थे इसके बारे में भी बताता हूं। तो एक
महत्वपूर्ण थिंकर से इसको इंटरकनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। लोक प्रभुता किसकी देन है? रूसो की अवधारणा या रूसो की देन है। इसकी अवधारणा किसकी देन है? रूसो की देन। इसकी अवधारणा किसकी देन है? रूसो की देन है। और रूसो कौन है? फ्रांस के विचारक है, एक फ्रांसीसी विचारक है। रूसो कौन? रूसो कौन है दोस्त? रूसो कौन है? रूसो कौन है? एक फ्रांसीसी विचारक है। रूसो एक फ्रांसीसी विचारक है और फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत गहरा असर था और उस रूसो का असर भारतीय संविधान पर भी देखने को मिलता है। उस फ्रांसीसी जो रूसो के विचारों का असर फ्रांसीसी क्रांति पर था, वो विचारों का असर भारतीय संविधान पर भी देखने को मिलता है। और उनमें से एक असर मैं आपको अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, और कभी थिंकरों की बात करेंगे, मौका मिलेगा तो मैं वहां बताऊंगा। तो मैंने क्या बोला? जो लोक प्रभुता है, भारत के संविधान में लोक प्रभुता को कौन मान्यता दे रहा है? जनता। हम भारत के लोक शब्द जो लिया गया वो किस तरीके से इंटरकनेक्ट होता है? रूसो की अवधारणा से, रूसो की मानसिकता से, रूसो के विचारों से। तो आपके सामने है कि रूसो ने लोक प्रभुता की अवधारणा दी, और लोक प्रभुता का अर्थ भी वही है जो भारत में हम भारत के लोक का है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो फ्रांसीसी विचारक हैं और फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का बहुत गहरा प्रभाव था। दूसरी बात क्या कहना चाह रहा था मैं? फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का गहरा प्रभाव था। तो है ना मजेदार? कभी भी इस तरीके से प्रेम्बल के इस शब्द को नहीं पढ़े होंगे आप, कभी भी इसको इस तरीके से थिंकर के साथ जोड़कर नहीं पढ़े होंगे। मैं अभी और एक और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपको मजा आ जाना इस बात को सुनने के बाद। आप ये कहोगे सर मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, एकदम खुशी हो गई, एकदम अब फूले नहीं समा रहे। ये जिबली से भी ज्यादा जब खुशी महसूस हो रही है हमको, जो जिबली कार्टून बनने के बाद नहीं हो रही। देखो कैसा दौर आ गया है। अगर किसी को पहले गाली कार्टून बोल देते थे ना, वो कहते क्यों गाली दे रहा है, मैं तुझे कार्टून जैसा लगता हूँ। और आज लोग अपना कार्टून खुद बना रहे हैं, है ना? ये दौर है, ये समय है, खुद को बदलता रहता है। चलिए वापस लौटता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बड़ी महत्वपूर्ण बात, रूसो से इंटरकनेक्ट कर रहा हूं। रूसो का कथन लोक प्रभुता के लिए एक था, बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन याद आता है। रूसो का लोक सॉरी प्रभुता के लिए कथन। रूसो ने लोक प्रभुता के लिए फ्रांसीसी भाषा में एक कथन दिया, फ्रेंच भाषा में एक कथन दिया। वो कथन था, मैं पहले फ्रेंच में लिखूंगा फिर उसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। वॉक्स पॉपुली, वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, वॉक्स गॉड। ये भाषा है फ्रेंच। कौन सी भाषा में दिखा? किस भाषा का कथन है? फ्रेंच, क्योंकि विचारक भी कौन से हैं? फ्रांसीसी। फ्रेंच भाषा में ही कथन दिया, वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड, और इसका मतलब होता है वॉइस ऑफ पीपुल, वॉइस गॉड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वॉइस ऑफ पीपुल क्या है? वॉइसेस गॉड है, यानी कि लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज है। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? इसका अर्थ हुआ लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण, कितना प्यारा और कितना अलग ही लेवल का कथन दिया, और एक ऐसा महत्वपूर्ण कथन दिया कि इस कथन को मैं कहना चाहता हूं कि यह कथन देश की पार्लियामेंट में, जहां संविधान निर्माण करने के लिए लोग बैठते हैं, देश की संसद में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, और उसकी एंट्री गेट पर भी लिखा जाना चाहिए। और उनके सामने जब वो घुसे तो उनको सबसे पहले यही शब्द दिखाई देना चाहिए कि लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज है, देश की जनता की आवाज शासन को हमेशा सुननी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देश की जनता की आवाज शासन को हमेशा
सुननी चाहिए। यानी कि यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शासन प्रशासन को कि अपने ताकत के दम पर उस आवाज को कुचल दिया जाए या दबा दिया जाए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी, जिस शासन संविधान की शक्ति का स्रोत ही जनता है, वही इसकी असली मालिक है। आप अपने मालिक की आवाज को दबाओगे तो यकीन मानिएगा आप अपने विकास को दबाओगे। आपको विकास करना किसका है? उस देश की जनता का। और ये रूसो का इतना बेहतरीन कथन था, और इसका फ्रांसीसी क्रांति पर बड़ा गहरा प्रभाव। लोगों की आवाज ही भगवान की आवाज है, ठीक है। और पूरे संसद को, इंक्लूडेड प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको इस कथन को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जैसे स्कूल में जाते वक्त प्रेयर होती है ना, तो कुछ मिनट इस कथन को देनी चाहिए और उनको इस कथन को पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि प्रतिदिन जब सेशन स्टार्ट किया जाए तो भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माण करने वाली संसद को पढ़ाई जानी चाहिए। जिस प्रकार प्रेयर कराई जाती है विद्यालय में, ठीक उसी प्रकार संविधान निर्माण करने वाली संस्था, पार्लियामेंट को, विधानसभाओं को, इन सब को भारत की प्रस्तावना उद्देशिका को पढ़ाया जाना चाहिए। वो प्रतिदिन इस प्रस्तावना को पढ़ें, इसके अर्थों को जानें, इसके शब्दों को जानें, तो एक बेहतर भविष्य का, एक बेहतर देश का निर्माण किया जा सकता। तो इस चैनल के, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लग रही है तो इस बात को लोगों तक, देश की संसद तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला कि ये जो कथन है, पीपुल वॉक्स गॉड, यानी कि वॉइस ऑफ पीपुल वॉइसेस गॉड, इसको भारत की संसद में मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो यार। तो मैंने क्या बताना चाह रहा था, मैंने क्या बताया, मैं कहना चाह रहा था कि भारत का संविधान रूसों के विचारों से भी जुड़ा हुआ है, इस पर इसका भी प्रभाव है, ठीक है। आगे की बात करता हूं। यहां से हमें एक बात पता चला कि भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। संप्रभुता किसमें निहित है? जनता में निहित है। शक्ति का स्रोत कौन है? जनता। संप्रभुता किसमें निहित? जनता में निहित। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आपने संविधान को जब पढ़ा होगा, आपने संविधान को जब जाना होगा, तो आपने एक बात जानी होगी, एक बात महसूस की होगी कि हम भारत के लोग शब्द से इसको स्टार्ट किया गया। तो हम भारत के लोग जो शब्द है, ये शब्द संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से लिया गया। कहां से लिया गया? किसके समान है? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के समान है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, हम भारत के लोग शब्द, हम भारत के लोग शब्द संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उद्देशिका, हम भारत के लोग शब्द संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उद्देशिका, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान है। प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समान। तो मेरी बात समझ में आई आप लोगों के? मेरी बात समझ में आई कि हम भारत के लोग किस तरीके से संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है। आपको मेरी बात समझ में आई? दूसरी बात, हम भारत के लोग शब्द के ये मायने भी हैं कि एक आरोप लगता रहा कि संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। तो ये शब्द ये बताता है कि जो संविधान सभा थी वो भारत थी, भारतीयों की थी, उसमें सभी का प्रतिनिधित्व था और हम सब का उसमें विश्वास भी था, इसीलिए इस शब्द को यहाँ पर रखा गया। तो आपको हम भारत के लोग शब्द के मायने में मानता हूँ कि समझ में आए होंगे। आगे चलता हूँ और अगला महत्वपूर्ण शब्द मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, बात करता हूँ, अगली सीट पर बात करूंगा, और शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कितना प्यारा शब्द है,
संपूर्ण प्रभुत्व, कंप्लीट सोवरेनिटी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि एक ऐसा देश जो आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, जान लेते हैं। एक, मैं देश के बारे में बात कर रहा हूं तो देश को लूंगा, एक ऐसा देश, भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश जो आंतरिक एवं बाह्य, आंतरिक एवं बाह्य दोनों मामलों में, दोनों मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता है। यानी कि भारत चाहे कोई भी मांत्रिक मामला हो, उसको कोई डिसीजन लेना हो, चाहे किसी बाह्य मामला हो, उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसे किसी से पूछ कर नहीं लेना, उसकी क्या है, उसके पास पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये है उसके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि आंतरिक मामले आप जानते हैं, आंतरिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक किसी प्रकार की कोई भी नीति नियम बनाना हो लोकतंत्र के लिए, उसके लिए भारत क्या है, स्वतंत्र है। कोई भी नीति नियम कानून कुछ भी बनाना हो, भारत क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। बाह्य मामले जैसे मैं लिख देता हूं, आंतरिक मामले, आंतरिक मामलों का आधार राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हो सकता है। कैसा हो सकता है भैया, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक इसका आधार हो सकता है। कोई भी नीति नियम बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र। कोई भी नीति नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक इसी प्रकार बाह्य मामले, बाह्य मामले में हमारी विदेश नीति कैसी होगी, ये हम तय करेंगे। किस राष्ट्र के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे, ये हमें तय करना है, कोई और नहीं बताएगा। ठीक है, किसी संधि पर हस्ताक्षर करना है या नहीं करना, संधि पर हस्ताक्षर करना है या नहीं करना, ये भी किसे तय करना है, ये भी हम ही तय करते हैं, हमारा किसी के ऊपर दबाव नहीं है। युद्ध या शांति की घोषणा, युद्ध या शांति की घोषणा, यानी कोई राष्ट्र अगर हमारे साथ हमें परेशान करता है, हमारी सोवरेनिटी पर प्रश्न खड़ा करता है, तो उसके बाद युद्ध या शांति की घोषणा करने में हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है, मित्र या शत्रु का चुनाव, मित्र या शत्रु का चुनाव, कौन राष्ट्र हमारा मित्र राष्ट्र है, कौन राष्ट्र हमारा शत्रु राष्ट्र है, इन सब चीजों को चुनाव करने के लिए हम क्या है, पूरी तरीके से क्या है भैया, स्वतंत्र हैं, किसी का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, तो भारत एक ऐसी संस्था है, भारत कैसी संस्था है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। मैं और बताता हूं, मैं और इसके बारे में चर्चा करता हूं, कूले के शब्दों में मैं आपके साथ इसके बारे में चर्चा करता हूं। कूले क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, कूले के शब्द में, कूले, कूले के अनुसार, कूले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में कहते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य जहां स्वयं उसके भीतर एक ऐसी सर्वोच्च सत्ता विराजमान होती है जो किसी को भी अपने से वरिष्ठ नहीं मानती। तो भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है जो सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कूले के अनुसार क्या है, कूले के अनुसार
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य जहां स्वयं उसके भीतर जहां स्वयं उसके भीतर एक ऐसी संस्था विराजमान या एक ऐसी सर्वोच्च, एक ऐसी सर्वोच्च परम शक्ति, सर्वोच्च परम शक्ति या सत्ता, सर्वोच्च परम शक्ति या सत्ता विराजमान होती है, जो किसी को भी अपने से वरिष्ठ नहीं मानती, जो किसी को भी अपने से वरिष्ठ नहीं मानती। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपनी शक्ति अपने शासन को दी, अपने शासन सत्ता को दी, और वो शासन सत्ता वरिष्ठतम है निर्णय लेने के लिए, उससे ऊपर कोई नहीं है। यानी कि वो किसी और से पूछकर निर्णय लेने वाले नहीं है, उनके लिए पूछने के लिए कौन है, भारत की जनता। वो भारत की जनता से पूछ सकते हैं, तो शासन सत्ता वरिष्ठ है, उसके ऊपर कोई नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो भारत के संविधान में, भारत के संविधान वरिष्ठ कौन, भारत के संविधान में हम भारत के लोग, अर्थात संप्रभुता भारत के लोगों की है। मैं वही बात कह रहा हूं, वही बात कह रहा हूं। भारत के संविधान के बारे में क्या है, तो संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं समझा रहा हूंगा। भारत के संविधान में क्या है, भारत के संविधान में भारत के संविधान में हम भारत के लोग, क्या, हम भारत के लोग, अर्थात संप्रभुता भारत के सभी लोगों की है, अर्थात संप्रभुता भारत की जनता की। तो भारत की जनता यहां की मालिक है, हम राष्ट्र एक, हमारा राष्ट्र एक है, एक संविधान एक राज्य व्यवस्था, यानी कि हम क्या हैं, एक राष्ट्र एक संविधान एक राज्य व्यवस्था। हम क्या हैं, एक राष्ट्र एक संविधान एक राज्य व्यवस्था। ये खूबसूरती है हमारी, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, एक राष्ट्र के रूप में, एक संविधान के रूप में, और एक राज्य व्यवस्था के रूप में। ठीक है, भारत के संविधान में, भारत में संघ तथा राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन होने के बाद भी संप्रभुता का विभाजन नहीं किया, सॉवरेनिटी का विभाजन नहीं किया गया। यानी कि शक्ति विभाजन अवश्य है, लेकिन क्यों, विकास के लिए। लेकिन शक्ति का केंद्र कौन है, केवल केंद्र, केवल कौन है, यूनियन है। ठीक है, संप्रभुता, मैं दूसरी बात क्या कह रहा हूं, कि भारत में एक राष्ट्र एक संविधान एक राज्य व्यवस्था, आंतरिक मामलों में भी हम एक हैं, और बाह्य मामलों में तो डिसीजन लेने के लिए हम पूरी तरीके से क्या है, संपन्न है, स्वतंत्र है। तो अगली बात क्या कहना चाह रहा हूं, अगली बात मैं कहना चाह रहा हूं, भारत में संघ, भारत में संघ व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन अवश्य किया गया है, शक्ति विभाजन होने के बाद भी, होने के बाद भी संप्रभुता का
विभाजन नहीं किया गया। विकास के लिए शक्तियां हैं भाई आपके पास, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आपसे वो शक्तियां छीन ली भी जाएंगी। आपकी नागरिकता केवल एक ही है। एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, जो बात मैं कह रहा हूं उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, आपात स्थितियों में संघ। आपात स्थितियों में संघ राष्ट्रीय हित में राज्यों के अधिकार क्षेत्र को क्या करता है, उल्लंघन करता है, लांघ जाता है। आपात स्थितियों में संघ राष्ट्रीय हित में राज्यों के अधिकार क्षेत्रों को लांघ सकता है। राष्ट्रीय हित में राज्यों के अधिकार क्षेत्र को आर्टिकल 352, 356, 360 ये प्रावधान करते हैं कि क्या कर सकता है कि अगर आपात की स्थिति है तो राष्ट्रीय हित में राज्य के अधिकार क्षेत्र को क्या कर सकता है, संघ लांघ सकता है। ये सॉवरेनिटी दिखाती है संघ की। दूसरी बात, हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता अखंड और अविभाज्य है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता हमारी संप्रभुता अखंड व अविभाज्य है। कैसे, यानी कोई भी राज्य ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी प्रांत की भैया मैं निकल के जा रहा हूं, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, या उनका समूह इकट्ठा हो गया अब हम अपना एक अलग राष्ट्र घोषित करते हैं, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ। ये किसी ने कह दिया कि ये हमारा एक अलग राज्य होगा, दिल्ली अलग क्या होगा, राज्य होगा, सॉरी अलग देश होगा, ना ना भैया ऐसे मजाक चल रहा है। तो क्या है, कोई भी राज्य राज्यों का समूह संविधान द्वारा स्थापित संघ से बाहर नहीं हो सकता। क्या कहना चाह रहा था, कोई भी राज्य या राज्यों का समूह संविधान द्वारा स्थापित संघ से बाहर नहीं हो सकता। तो भारत क्या है, भारत क्या है, राज्यों के साथ राज्यों का एक अविनाशी संघ है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्यों की सीमा नाम उनका परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन संघ नहीं, संघ तो वही रहेगा। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कैसी संप्रभुता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। तो भारत क्या है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात यहाँ तक की बात आपको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी भारत के दो शब्दों की बात की मैंने आज आपके साथ, हम भारत के लोग और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कभी भी मुझे नहीं लगता कि आपने इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा होगा, ठीक है। और ये इतना बताने का मेन कारण आपके साथ ये है कि आपको इन शब्दों के बारे में पता चल पाए कि एक्चुअल में भारत का संविधान है क्या। जब ये पिक्चर बन जाएगी तो आपको ये कहानी अपने आप याद रह जाएगी, आपका इंटरेस्ट आने लगेगा कि हाँ यार पॉलिटी को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। अभी तक क्या हो रहा है, आप रट रहे हैं, रट रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं, और भूल रहे हैं तो भैया उसका फायदा ही नहीं हो रहा आप जो पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास को मैं यहीं कंप्लीट करूंगा, कल मैं आपके साथ बात करूंगा इसके अगले वर्ड। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, अगला शब्द है समाजवाद।
एक एक शब्द को इसी तरीके से उठाएंगे और अगले शब्द की बात मैं आपके साथ करूंगा जिसका नाम है समाजवाद। ठीक है, और जो भी पीटी के फैक्ट होंगे, जो भी फैक्ट होंगे वो भी देता जाऊंगा, कॉन्सेप्ट होंगे वो भी देता जाऊंगा। और आप जानते हैं विचारकों की बात तो मैं आपके साथ कर ही रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके साथ छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहो। और हाँ यार, अपना ढेर सारा प्यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट के रूप में मुझे देते रहें। वही प्यार है जो मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और अधिक मेहनत करने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।